क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक जिला अधिकारी यानी डीएम खुद आम इंसान का भेष बदलकर सड़कों पर उतर आए और उस सिस्टम की सच्चाई अपनी आंखों से देखे जिसे वह दफ्तर में बैठकर फाइलों में पढ़ती है, तो क्या होगा? क्या होगा जब वही डीएम देखती है कि छोटे दुकानदार रोज रोज हफ्ता देकर टूट रहे हैं, कोई विरोध करता है तो उसकी दुकान को आग के हवाले कर दिया जाता है और पुलिस की जीपें रात में आतंक फैलाने के लिए निकलती हैं? क्या होगा जब यह सच किसी फाइल में नहीं बल्कि उसकी आंखों के सामने जलता हुआ दिखाई दे? दोस्तों, यह कहानी है अनन्या की, एक ऐसी डीएम की जिसने सिस्टम के खिलाफ अकेले लड़ने की ठान ली, जिसने भेष बदलकर बाजार से लेकर होटल और गोदाम तक जाकर वो सबूत जुटाए जो पूरे नेटवर्क की जड़ें हिला देने वाले थे। यह कहानी सिर्फ भ्रष्ट अफसरों और मंत्रियों को गिराने की नहीं है, बल्कि उस डर को तोड़ने की है जिसने सालों से जनता की जुबान बंद कर रखी थी। और जब जनता ने बोलना शुरू किया तो सच की वह गूंज इतनी जोरदार थी कि कोई ताकत उसे दबा नहीं पाई। लेकिन याद रखिए, यह जीत सिर्फ एक शहर की नहीं है। असली खेल अभी बाकी है, क्योंकि पर्दे के पीछे अब भी छिपा है। U42 सुबह की रोशनी का पहला टुकड़ा खिड़की से भीतर आया तो अनन्या के सामने पड़ी फाइल पर ठहर गया। डीएम का चार्ज संभाले उसे अभी सिर्फ 2 दिन हुए थे, लेकिन यह फाइल उसके हाथों में जैसे जहर की बोतल थी। उस पर दर्ज नाम, तारीखें और संक्षिप्त नोट्स किसी सरकारी औपचारिकता भर नहीं थे। वे चीखें थीं जो कागज पर कैद कर दी गई थीं। छोटे दुकानदारों की आत्महत्याएं जिनका कारण लिखा गया था, कर्ज, दबाव, मानसिक तनाव। लेकिन अनन्या की तेज नजर ने एक पैटर्न पकड़ लिया। हर केस के पीछे एक ही जगह, एक ही हस्ताक्षर और एक ही वसूली नोटिस जुड़ा था। यह महज इत्तफाक नहीं हो सकता था। उस रात जब वह अपने क्वार्टर में अकेली बैठी थी, उसकी उंगलियां फाइल पर नहीं बल्कि अपने माथे पर चल रही थीं, यह सोचते हुए कि क्या वह सच में इस कुर्सी पर बैठकर बदलाव ला पाएगी। उसके पिता ने हमेशा कहा था, कुर्सी तुम्हें ताकत नहीं देती, तुम्हारी नीयत देती है। और उसी नीयत ने उसकी बेचैनी को हिम्मत में बदल दिया। उसने ठान लिया, सिर्फ फाइलें पलटकर सिस्टम साफ नहीं होगा, उसे मैदान में उतरना ही पड़ेगा। रात गहराते ही उसने आईने में देखा। साड़ी का बदलकर सलवार कुर्ता पहन लिया, माथे की बिंदी मिटा दी, बालों को अस्त व्यस्त सा बांधा और चेहरे पर वह थकान उकेरी जो हर रोज की मेहनत में पिसती औरतों के चेहरे पर दिखती है। डीएम साहिबा अब नहीं थीं, वह अब एक साधारण फल बेचने वाली महिला थीं। उसकी आंखों में चमक अब भी वही थी, लेकिन उसे किसी ने पहचान लिया तो पूरा मिशन डूब सकता था। बाजार में कदम रखते ही उसने महसूस किया, यहां कोई भी आवाज ज्यादा ऊंची नहीं थी। दुकानदार थे, ग्राहक थे, लेकिन सबके बीच एक अजीब सी चुप्पी थी, जैसे हर किसी के गले पर अदृश्य हाथ रखा हो। उसने अपने ठेले पर सेब और केले सजाए, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं आया। उसकी बगल में बैठे चाय वाले बाबा ने धीमी आवाज में कहा, बहन जी, यहां बोलना मत, बस देखना। अनन्या ने घबराकर उनकी तरफ देखा। उनकी आंखों में अनुभव की कठोरता और दर्द का बोझ था। कुछ देर बाद बाबा ने फुसफुसाते हुए कहा, यहां रात को जीप आती है, दरोगा रघुवीर सिंह का राज चलता है, जो देगा वही जिएगा, जो नहीं देगा उसका वही हाल होगा जो रमेश का हुआ था। अनन्या ने पूछा, कौन रमेश? बाबा ने चाय के गिलास में चम्मच घुमाते हुए कहा, यहीं का नौजवान है। अभी पिछले हफ्ते ही बोला था कि मैं हफ्ता नहीं दूंगा। उसी रात उसकी दुकान को आग लगा दी गई। लड़का बच गया, लेकिन उसकी हिम्मत जला दी गई। अब वही रोज बाजार के कोनों में खड़ा रहता है, जैसे अपनी राख तलाश रहा हो। अनन्या का दिल बैठ गया। तभी दूर से हेडलाइट्स की रोशनी टूटी और एक थरथराहट पूरे बाजार में फैल गई। सफेद जीप की आवाज, इंजन की गड़गड़ाहट और तुरंत सब दुकानदारों के हाथ अपने अपने लिफाफों की तरफ बढ़ गए। कोई आंख मिलाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जीप से 4-5 सिपाही उतरे और सीधा दुकानदारों के पास जाने लगे। एक एक करके उनसे लिफाफे छीने गए। अनन्या ने अपनी ओढ़नी ठीक की, सिर झुकाया और मोबाइल को आटे की बोरी के पीछे छुपाकर वीडियो ऑन कर दिया। सब कुछ कैमरे में कैद हो रहा था। लोगों का डर, पुलिस का जुल्म और वह सन्नाटा जो किसी अदालत में सबूत से भी बड़ा गवाह बन सकता था।
तभी अचानक एक आवाज आई, नहीं दूंगा। सबके सिर घूमे। वही रमेश था। उसकी आंखों में डर कम और गुस्सा ज्यादा था। उसने लिफाफा देने से साफ मना कर दिया। सिपाहियों ने पहले समझाया, फिर धक्का दिया और फिर चंद मिनटों में उसकी दुकान पर मिट्टी का तेल उड़ेल दिया गया। एक माचिस की तीली जलाई गई और लपटें आसमान छूने लगीं। पूरा बाजार खामोश खड़ा था, लेकिन किसी के पांव नहीं हिले। अनन्या की सांसें तेज हो गईं। वह चाहती तो रमेश को रोकने दौड़ जाती, लेकिन उसे समझ था कि अभी उसका खुलासा सब कुछ खत्म कर देगा। उसने अपनी आंखें बंद कीं, कैमरा चालू रखा और दिल में कसम खाई, अब यह लड़ाई सिर्फ एक डीएम की नहीं, इस शहर की होगी। उस रात जब वह अपने क्वार्टर लौटी, उसकी डायरी में लिखे शब्द कांप रहे थे। आज देखा, बाजार सिर्फ व्यापार की जगह नहीं, मौत का मंजर है। मैंने सुना, डर की आवाज भी होती है, धीमी, दबती हुई, और मैंने ठाना है, ये डर अब टूटेगा, चाहे जो करना पड़े। सुबह का उजाला अभी पूरी तरह फैला भी नहीं था कि कैंप ऑफिस के बरामदे में कदमों की बहुत धीमी आवाज सुनाई दी। मैं रात भर बाजार की आग और रमेश की काली पड़ चुकी आंखें नहीं भूल पाई थीं, लेकिन मेरे लिए आज की सुबह अनिश्चय की जगह निर्णय लेकर आई थी। मैंने इंटरकॉम पर कहा, सुनील, अंदर आ जाओ। दरवाजा खुलते ही वही सधा हुआ चेहरा, वही शांत चाल, जैसे हर जोखिम से पहले उसका शरीर खुद से समझौता कर लेता हो। कमरे में दाखिल हुआ। वह मेरा सबसे भरोसेमंद असिस्टेंट था। सवाल कम पूछता था, सुनता ज्यादा था, और जो सुनता था उसे पत्थर की तरह जमा लेता था। मैंने उसे बाजार की पूरी रात, जीप, लिफाफे और रमेश की जली हुई दुकान का ब्यौरा दिया। उसने एक बार भी बीच में टोका नहीं, सिर्फ नोट्स बनाता रहा, छोटे, सटीक, जैसे डॉक्टर किसी मरीज के कार्ड पर शुरुआती लक्षण लिखता है। फिर उसने धीमे से कहा, मैडम, अगर यह एक रात का नहीं, महीने की आखिरी रात का खेल है, तो कहीं न कहीं रकम जमा करने की जगह भी होगी। रकम और डर दोनों का गोदाम साथ होता है। इस एक लाइन ने मेरे दिमाग में जमी धुंध में रास्ता बना दिया। 2 घंटे बाद हम ऑफिस से निकले। आधिकारिक गाड़ियों की जगह एक पुरानी सफेद ऑल्टो थी, उन गाड़ियों में से जो सड़कों पर इतनी आम होती हैं कि कोई उन्हें देखता भी नहीं। ड्राइविंग सीट पर सुनील था। मैंने सिर पर ओढ़नी डाल ली। रास्ते में वह बेवजह की बातें नहीं करता था। हम लोग थानों, पोस्टों और उन गलियों के बीच से गुजरे जहां रोजाना की जिंदगी अपनी थकी हुई रफ्तार में आगे बढ़ती रहती है। एक जगह उसने स्पीड कम की। सामने एक जर्जर सा गोदाम, लोहे का बड़ा सा शटर और दाईं दीवार पर पुरानी पेंटिंग की तरह बची हुई लिखावट, श्रीनिवास ट्रेडिंग कंपनी, जो अब शायद किसी फाइल के अंदर ही जिंदा होगी। गोदाम के बाहर चाय की दुकान और चाय वाले का लड़का, जो आने जाने वालों के नंबर याद रखने में किसी मशीन से कम नहीं दिखता था। सुनील ने पार्किंग थोड़ी दूर की, फिर वह अकेला उतरा। मैंने उसे रोका नहीं। वह ऐसे मौकों पर अकेला ही बेहतर काम करता था। जेब में छोटी सी पेन कैम, कॉलर के पीछे चिपका एक बग और जूते के अंदर इत्मीनान से बैठा एक माइक्रो ट्रैकर, ये उसकी कवच कुंडल थे। वह चाय की दुकान पर जा बैठा, जैसे किसी को इंतजार कर रहा हो। 10 मिनट बाद एक टेम्पो आकर गोदाम के शटर के सामने रुका। 3 आदमी उतरे, दोनों हाथों में बोरियां, बोरी की गांठ पर काली टेप और टेप पर चांदी की पतली लाइन। यह निशान आम नहीं था। जो लोग माल को कैटेगराइज करते हैं, वे इसे जल्दी समझ लेते हैं। दूसरे टेम्पो के पीछे एक बाइक आई, बिना नंबर प्लेट की। उस पर बैठा हुआ लड़का 2 सेकंड को इधर उधर देखता है, फिर शटर आधा उठता है और बोरी अंदर, आदमी अंदर, बाइक की हेडलाइट दीवार पर एक तिरछा सा के बनाती हुई बंद हो जाती है। वह रोशनी एक पल के लिए मेरा दिल चीर गई। के, ये अक्षर शायद एक नाम नहीं, एक सिस्टम का संकेत था, लेकिन नाम पर जाना अभी जल्दबाजी थी। सुनील ने चाय का आखिरी घूंट लिया और ऐसे उठा जैसे उसे एक पुराना दोस्त याद आ गया हो। वह गोदाम की पिछली गली से घूमकर अंदर झांकने की कोशिश करता है। उसकी चाल में इतनी सामान्यता थी कि किसी का भी शक अब भी जागना नहीं चाहिए था। लेकिन सिस्टम के लोग भी मूर्ख नहीं होते। अंदर कैमरों का पुराना नेटवर्क लगा था। गर्दनें ऊपर उठती हैं, मशीनें नीचे देखते हुए आदमी को पकड़ लेती हैं। करीब 20 मिनट बाद, जब मुझे लगा कि वह सुरक्षित दूरी में है, फोन की हल्की सी वाइब्रेशन हुई।
स्क्रीन पर उसका मैसेज था, सिर्फ 3 शब्द, माल, कैश, हथियार। मैंने मोबाइल कसकर पकड़ा। 3 शब्द, 3 चोटें, रोजगार, डर और मौत एक ही गोदाम में रखे जा सकते हैं। यह बात शायद इस शहर के लिए नई नहीं थी, लेकिन आज मेरे लिए पहली बार इतनी नंगी होकर सामने आई थी। उधर शटर के अंदर एक लंबा कमरा था। काठ की पुरानी गंध, धूल की परत और फर्श पर टेप की बनी हुई हल्की हल्की रेखाएं, जैसे किसी ने चलने के लिए अदृश्य पटरियां खींच रखी हों। सुनील ने अपनी पेन कैम को शर्ट की जेब से थोड़ा ऊपर खिसका लिया। सामने 5 मेजें, 3 पर नोटों की गड्डियां, पन्नियों में लिपट्टे और 2 पर पुराने क्रेट जिनमें लोहे की ठंडी गंध समाई थी। क्रेट पर जो नंबर लिखे थे वे किसी सरकारी गोलाबंदी के नहीं लगते थे। यहां किसी और की सरकार चल रही थी। एक आदमी गड्ढियों को गिनते हुए बीच बीच में रजिस्टर में कुछ लिखता जाता था। रजिस्टर के कोने पर भी वही सिल्वर लाइन। सिल्वर, काला और के, 3 चीजें जो अब मेरे दिमाग में चिपक रही थीं। उसने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। कैश की गड्डियां, हथियारों के क्रेट पर पड़े नंबर, रजिस्टर के पन्नों पर नामों के संक्षेप और कोनों पर खुरचा हुआ वही तिरछा के। सबूत का मतलब सिर्फ चेहरा नहीं होता, अक्सर वह पैटर्न होता है, और पैटर्न से ही चेहरा पकड़ा जाता है। वह धीरे धीरे पीछे हटने जा रहा था कि दरवाजे के बाहर किसी चीज की हल्की खनक हुई। शायद बोरी रखी गई थी। आवाज इतनी मामूली थी कि कोई ध्यान न देता, लेकिन हर अवैध मशीन का एक आंदोलनग्रस्त हिस्सा होता है, शक। अंदर के एक आदमी के माथे पर भौं सिकुड़ी। उसने चौखट की तरफ देखा और 2 सेकंड में 2 कदम बढ़कर बाहर झांक लिया। सुनील वहीं जड़ हो गया। उसकी आंखों में एक पल के लिए आई घबराहट को उसने सांस की एक धीमी गर्मी में समेट लिया, लेकिन नजरें टकरा चुकी थीं। आदमी ने बस इतना कहा, ए, और अंदर की मशीन चल पड़ी, शक से शोर तक। आगे की चीजें तेजी से हुईं। 2 आदमी दौड़ते हुए बाहर आए। शटर के आधे मुंह से एक छाया फुर्ती से निकली। सुनील! उसने भागते हुए मोड़ लिया। पीछे से कोई चिल्लाया, रोको! टायर रगड़ने की आवाज, कदमों की तेज धक्कम धुक्की, और अगले ही क्षण पिछली गली में रखे लोहे के ढेर पर उसका घुटना टकराया। फोन छूटा नहीं। उसने उसे दोनों हाथों से दबाए रखा, जैसे उसकी जिंदगी उसी छोटे कांच के टुकड़े से बंधी हो। उसने 2 बार मेरे नंबर को दबाया। कॉल लगी। मैडम। दूसरी तरफ से उसकी आवाज आई, सांस उखड़ी हुई। गोदाम ही सबूत है। माफ करना मैडम। लाइन में किसी की झपट की आवाज आई और फिर सिर्फ खामोशी। मुझे लगा मेरे कमरे की दीवारें एक साथ छोटी हो गई हैं। मैं उठी। कुर्सी ने एक कर्कश चीख निकाली और मैं फिर बैठ गई। भावनाएं आदेशों को धुंधला कर देती हैं। आदेशों को बचाना था। मैंने तुरंत कंट्रोल रूम को कोड वर्ड पर कॉल किया। कॉल साइलेंस। इसका मतलब था घबराहट नहीं, पर सावधानी पूरी। एक टीम को दूर की जगह पर मोड़ दिया गया और मैं खुद बाहर निकल पड़ी। कार की खिड़की से शहर का चेहरा देखा। हर इमारत के पीछे एक परछाई, हर परछाई के पीछे एक डर। रास्ते में एक पल को मैंने सोचा, क्या मैंने सुनील को धक्का दिया? क्या यह मिशन उसके बिना भी चल सकता था? लेकिन सच यह था कि बिना उसके भी सिस्टम चल जाता, पर सच तक पहुंचना शायद नहीं। गोदाम के आसपास पहुंचकर मैंने गाड़ी दूर रोकी। मोबाइल पर ट्रैकर की हल्की सी ब्लिंकिंग थी। वह चल रहा था, शायद उसके जूते के अंदर लगा हुआ। बाईं गली में 2 लोग सिगरेट सुलगा रहे थे। मैंने नजरें झुका लीं। 15 मिनट की घुटन के बाद एक एम्बुलेंस की धीमी सायरन और पुलिस की एक साधारण सी जीप, जैसे किसी छोटी चोरी की रूटीन कार्यवाही। मेरा आदेश था, रूटीन जैसा दिखना चाहिए। शटर बंद था, लेकिन पीछे की दीवार पर, जहां आमतौर पर लोग पान थूकते हैं, एक छोटे से खुरचे गए के पास खून की एक बूंद सूख रही थी, काली भूरे में बदलती हुई। मैंने हाथ से दीवार को छुआ नहीं, लेकिन वह बूंद मेरी उंगलियों पर चिपक गई, बिना छुए। सुनील मिला, थोड़ी दूर, वहीं पिछली गली, एक टूटे बक्से के सहारे टिक कर बैठा, सांस चल रही थी, लय टूटी हुई। उसके माथे पर एक पतली सी कट लगी थी, बाहों पर धूल और खरोंचें। उसने मुझे देखते ही नजरें नीची कर लीं, जैसे गलती उसकी हो। मैंने पहली बार आदेश की आवाज छोड़ दी। कुछ नहीं बोलोगे अभी, बस फोन दो। उसने कांपते हाथों से अपनी शर्ट की जेब से वह पेन कैम निकाली।
मैं उसे अपनी हथेली में लेती हूं। छोटी, हल्की, पर अंदर जितना भारी सच कैद था, उतना कोई हथियार भी नहीं उठा सकता। कंट्रोल रूम में पहुंचते ही हमने रिकॉर्डिंग डाउनलोड की। स्क्रीन पर उभरती तस्वीरों ने पूरे कमरे की आवाजों को निगल लिया। नोटों की गड्डियां, सिल्वर लाइन टेप, रजिस्टर का वह कोना, क्रेट पर लिखे तिरछे नंबर और दीवार पर बाईं तरफ बना हुआ ग्रीस का धुंधला के। सबसे खास, एक झटके में खुलती रजिस्टर की पन्नी पर दो शब्द, लास्ट सैट। ये बस तारीख भर नहीं था, शहर की अर्थव्यवस्था का गंदी नसों वाला कैलेंडर था। हर महीने की आखिरी रात शहर का खून निकाला जाता था। सुनील ने धीरे से कहा, मैडम, ये लोग बात करते हुए एक नाम लेते हैं, बंदरगाह, पर यह शहर तो समुद्र से दूर है। मैंने उसके शब्द पकड़ लिए। बंदरगाह का मतलब शायद किसी ट्रांजिट पॉइंट से है, जहां से माल उतरता चढ़ता है। रेल वेयर हाउस, लॉजिस्टिक यार्ड या पुरानी फैक्ट्रियां। सुनील को मेडिकल रूम में भेज दिया गया। वह जाना नहीं चाहता था। उसके चेहरे पर वही जिद थी जो अक्सर ईमानदार लोगों के चेहरे पर आखिरी समय तक रहती है, कि हम ठीक हैं, हम फिर से जाएंगे। मैंने उसकी हथेली पर हाथ रखा। तुम्हारी वजह से पहली दरार पड़ गई है। अब हम गिराएंगे नहीं, हम निकालेंगे। वह मुस्कुराया, दर्द के बावजूद। शाम तक हमने पहला गोला तय कर लिया। गोदाम में छापे की तैयारी नहीं, बल्कि गोदाम की परिधि पर कहानियां जुटाने की तैयारी। सबूत सिर्फ अंदर नहीं मिलता, वह अक्सर आसपास की आंखों में छिपा होता है। चाय वाले का लड़का बोला, साहब, लोग हर बार अलग गाड़ी में आते हैं, पर सबके टायरों पर मिट्टी एक जैसी होती है, जैसे कहीं से सीधे धूल खाकर आते हों। यह मामूली सी बात बड़े नक्शे पर एक सुई थी। किस जगह की मिट्टी है यह? हमने शहर के पुराने औद्योगिक बेल्ट, ड्राई पोर्ट जैसे सूखे नामों और भूले गए गोदामों की सूची निकाली। नक्शे पर पिन गिरने लगे, लाल, नीले, पीले। हर पिन एक शक, और हर शक एक संभावित दरवाजा। लेकिन लड़ाई सिर्फ दीवारों, नक्शों और पिनों से नहीं जीती जाती। कुछ लड़ाइयां लोगों के दिलों में जीतनी होती हैं। मैंने उसी रात फैसला किया, जो डर बाजार की गलियों में पसरा है, उसे तटस्थ कमरे की बैठक से नहीं तोड़ा जा सकता। मैंने शहर के सबसे पुराने मंदिर के पुजारी को फोन किया, जो एक समय मेरे पिता के दोस्त रह चुके थे। उनसे मैंने बस इतना कहा, कल रात्रि आरती के बाद लोगों को यहीं रुकने दीजिए, मुझे कुछ कहना है, अपनी पहचान के साथ। उनका मौन 3 सेकंड तक खींचा, फिर बोले, सच के लिए खड़ा रहना हो तो आरती के बाद मंदिर सबसे सुरक्षित जगह नहीं भी हो सकता, पर सबसे सच्ची जगह जरूर है। आइए। अगली रात आरती के बाद मंदिर का आंगन धीरे धीरे खाली होने लगा। हवा में घी के दिए की गंध थी और पुरानी घंटियों की थरथराती लय। मैं द्वार के पास खड़ी थी, साधारण सलवार कुर्ता, ओढ़नी सिर पर। पुजारी जी ने हल्के इशारे से कुछ लोगों को रोक लिया। चाय वाला बाबा, रमेश, 2-3 और दुकानदार, और कुछ चेहरे जिन्हें मैंने रातों रात बनी अपनी गवाह सूची में शामिल किया था। मेरे हाथ थोड़े ठंडे थे, लेकिन आवाज में वह कंपन नहीं था जो अक्सर डर के साथ आता है। मैंने ओढ़नी हटाई और पहली बार अपनी पहचान स्पष्ट की। मैं अनन्या हूं, डीएम। आंगन में एक ठहराव सा उतर आया, जैसे किसी ने हवा को पकड़ लिया हो। रमेश की आंखें पहले गुस्से से खुलीं, फिर कहीं अंदर बैठ गईं। तो आप थीं जो उस रात? उसके शब्द अधूरे थे। मैंने सिर हिलाया। हां, और जो मैंने देखा उसे छुपाने नहीं आई हूं। आज से लड़ाई खुलेगी, लेकिन भीड़ की तरह नहीं, सबूत की तरह। चाय वाले बाबा के होंठ कांपे। बेटी, डर यहां इतना पुराना हो चुका है कि नया सच भी पहले दिन खड़ा नहीं रह पाता। मैंने उनकी तरफ देखा। इसलिए हमने पहले दिन खड़ा होने की कोशिश नहीं की थी बाबा, पहले हमने उसे रिकॉर्ड किया है। मैं एक पल के लिए रुकी, फिर अपनी आवाज को और धीमा किया, ताकि हर शब्द कानों के अंदर जगह बनाए। जो कुछ गोदाम के अंदर है, उसे हमने देखा है। जो बाहर है, वह आप सभी हैं, आपकी गवाही। नाम नहीं चाहिए, बयान चाहिए। हम हेल्पलाइन शुरू करेंगे, बोलो, मत डरो, जिस पर आपकी आवाज सुरक्षित रहेगी। हम एक एक ईंट नहीं गिराएंगे, हम दीवार का सीमेंट निकालेंगे, फिर दीवार खुद गिरेगी। किसी ने पूछा, और दरोगा और उसके पीछे वाले? मैंने सीधे देखा। उनके लिए भी वही कानून है जो हमारा है।
पर कानून बिना गवाही और सबूत के सिर्फ किताब में लिखा होता है। आप गवाही दें, हम सबूत जोड़ें, कानून अपने आप चल पड़ेगा। रमेश की आवाज इस बार पहले से कम कांपी। मेरी दुकान जला दी गई। मेरी आवाज भी जल गई थी। अगर मैं बोलूं तो क्या मेरी राख में आग बचेगी? मैंने कहा, राख में भी कार्बन होता है रमेश, और कार्बन से ही डायमंड बनता है। तुम्हारी बात रिकॉर्ड होगी, सुरक्षित होगी और अदालत में पहुंचेगी। हम तुम्हें सुरक्षा देंगे, इलाज का इंतजाम होगा। तुम अकेले नहीं हो। उस रात मंदिर के आंगन में हमने डर की दीवार में पहली दरार सुनी। हवा जरा अलग तरीके से बहने लगी थी। लोग धीरे धीरे पास आए, किसी ने आंखों से, किसी ने हल्की सी गर्दन हिलाकर। विश्वास कोई नारा नहीं होता, वह छोटे छोटे इशारों में जन्म लेता है। हेल्पलाइन अगली सुबह शुरू होनी थी, पर रात ढले बिना ही पहला संदेश आया। एक बुजुर्ग की टूटी आवाज, बेटी, बेटे ने जाने से पहले डायरी लिखी थी, उसमें नाम भी है, पर मैं डरता था। दूसरा संदेश, एक बहुत हल्की बच्चियों सी आवाज, मेरे पापा कहते थे पुलिस वाले भगवान होते हैं, पर भगवान ने ही हमारे घर को जलाया। क्या भगवान गलत हो सकता है? मैंने मोबाइल की स्क्रीन पर उंगली फिराई। हर आवाज एक चुभन थी, और हर चुभन मेरी नींद का कानूनी नोटिस। सुबह होते होते हमने पहली बैठक बुलाई। कानूनी टीम, मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता और रिकॉर्डिंग यूनिट, क्योंकि सच बोलने के लिए सिर्फ साहस नहीं, सहारा भी चाहिए। सुनील पट्टी बंधे हुए आया, खामोश, पर आंखों में वही स्थिरता। उसने धीरे से कहा, मैडम, अगर वे लोग मेरी वजह से सचेत हो गए होंगे तो अगली बार वे और सावधान होंगे। मैंने उत्तर दिया, इसलिए अगली बार हम भी और शांत होंगे, शोर नहीं करेंगे, सटीक रहेंगे। मैंने अपनी डायरी खोली और लिखा, पहला सबूत हमारे पास है, पर पहली कुर्बानी भी हमारे साथ जुड़ गई है। अब इस लड़ाई का चेहरा सिर्फ अपराध नहीं बल्कि मानव है। उसकी चोटें, उसकी यादें, उसकी राख। हम कानून के साथ साथ करुणा चलाएंगे, क्योंकि टूटे हुए भरोसे की मरम्मत फाइलों से नहीं होती। उसके नीचे मैंने आखिरी पंक्ति जोड़ी, अब अगला कदम नेटवर्क का चेहरा, वहां जहां वर्दियां, सूट और काले कोट एक ही मेज पर बैठते हैं। अगर गोदाम पर निशान के हैं तो होटल में कहीं नाम की छाया जरूर होगी। छाया पकड़नी है, रोशनी नहीं दिखानी है। उस पल मुझे पता था, हमने खेल शुरू नहीं किया, हमने सिर्फ बोर्ड खोल दिया है। मोहरे धीरे धीरे अपनी जगह पर आ रहे हैं। अगली चाल मेरी नहीं, सच की होगी, और सच हमेशा बिना शोर किए चलता है, पर सबसे जोर से सुनाई देता है। सुबह के 4:30 बजे थे, और मैं अब तक अपनी डायरी के पन्नों पर झुकी बैठी थी। सुनील की कुर्बानी ने मेरा दिल तोड़ा था, लेकिन उसकी दी हुई पेन कैम ने मुझे ताकत भी दी थी। उसमें दर्ज, तस्वीरें और आवाजें सिर्फ एक गोदाम का सच नहीं थीं, बल्कि पूरे सिस्टम की परतों को खोलने वाली चाबी थीं। परतें जो कभी एक दूसरे पर चढ़कर इतनी मोटी हो जाती हैं कि असली अपराधी का नाम दब जाता है। मुझे मालूम था, दरोगा रघुवीर सिंह केवल एक मोहरा है। उसके पीछे कोई है जिसका चेहरा आम जनता कभी देख ही नहीं पाती। मुझे वह चेहरा देखना ही था। सुनील के शब्द याद आए, उन्होंने बंदरगाह कहा था मैडम, और गोदाम की दीवार पर के का निशान अब भी मेरे दिमाग में गूंज रहा था। सबूत था कि यह नेटवर्क सिर्फ पैसे और हथियारों का नहीं, बल्कि डर और चुप्पी का भी है। इस डर को तोड़ने के लिए मुझे उनकी अगली चाल से पहले उनका पूरा ढांचा देखना था। मैंने शहर के सबसे महंगे होटल सिटी पर्ल की फाइल निकलवाई। वहां हर हफ्ते बड़े बड़े कॉरपोरेट मीटिंग्स और राजनीतिक रात्रिभोज होते थे। नोटिस पर था कि उसी हफ्ते शनिवार को एक प्राइवेट बिजनेस मीटिंग बुक है। नाम नहीं था, बस एक कोड, VIP 42। मेरा दिल धड़क उठा। 42, वही संख्या जो सुनील के ट्रैकर में बीच बीच में रिकॉर्ड हुई थी। क्या यह वही U42 नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है? निर्णय लिया गया, मैं खुद जाऊंगी। होटल की रसोई में रात को हलचल थी। भट्टियों की गर्मी, मसालों की खुशबू और बर्तनों की खटर-पटर के बीच एक औरत का आना किसी को अजीब नहीं लगा। मैंने बाल पीछे कसकर बांध लिए, गले में पुराना दुपट्टा डाल लिया और वेटर की सफेद यूनिफॉर्म पहन ली। हाथ में ट्रे और चेहरे पर झुकी निगाहें, यही मेरा भेष था। होटल के स्टाफ में किसी को शक न हो, इसके लिए मैंने पहले से एक नकली ID बनवा ली थी। नाम था सुमित्रा, अस्थाई स्टाफ।
रात 9 बजे होटल के प्राइवेट हॉल के दरवाजे पर खड़ी थी। दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर से हल्की रोशनी और धीमी आवाजें बाहर आ रही थीं। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। ट्रे पर 3 गिलास और एक जग रखा और मैंने धीरे से दरवाजा धकेला। अंदर का नजारा देखकर मेरे कदम जम गए। गोल मेज पर 3 आदमी बैठे थे। पहला, दरोगा रघुवीर सिंह, वहीं चेहरे पर हिकारत और हाथ में मोटी सोने की चेन वाला। दूसरा, ईएसपी, जिसकी यूनिफॉर्म भले कमरे में नहीं थी, लेकिन उसकी अकड़ और घमंड साफ झलक रहा था। तीसरा, काले कोट वाला आदमी, जिसकी आंखों में ठंडा आत्मविश्वास था। उसकी आवाज में वही लय थी जो संसद गिरफ्तारी की रात शहर का आसमान जैसे हल्का हो गया था। लोग चुपचाप खिड़कियों से झांक रहे थे, लेकिन कोई भी आवाज जोर से नहीं उठी। मैंने जेल की गाड़ी में बैठे रघुवीर और मंत्री को देखा था। उनके चेहरे पर हैरानी से ज्यादा ठंडा आत्मविश्वास था। वह आत्मविश्वास इस बात का था कि भले ही वे पकड़े गए हों, लेकिन उनके पीछे खड़ा नेटवर्क अब भी जिंदा है। यही सोच मुझे बेचैन कर रही थी। उस रात मैं अपने दफ्तर लौटी और देर तक सोचती रही। सुनील की कुर्बानी, रमेश की जली हुई दुकान और चाय वाले बाबा की थरथराती आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। मुझे साफ समझ आ गया था, यह लड़ाई केवल पुलिस और मंत्रियों को पकड़ने की नहीं है। असली दुश्मन है डर। वह डर जिसने हर छोटे दुकानदार की जुबान बंद कर दी है, जिसने हर गवाह की आंखें झुका दी हैं और जिसने हर परिवार को खामोशी में जीने के लिए मजबूर कर दिया है। इस डर को तोड़े बिना सिस्टम की जड़ें नहीं हिलेंगी। मैंने अपनी टीम को बुलाया और कहा, अब हम सबूतों से ज्यादा गवाही पर काम करेंगे। जब जनता बोलने लगेगी तो सच इतना बड़ा हो जाएगा कि कोई ताकत उसे दबा नहीं पाएगी। इसके लिए एक योजना बनाई गई, एक हेल्पलाइन जिसका नाम रखा गया बोलो मत डरो। पहले दिन सुबह से हेल्पलाइन शुरू हुई। 4 ऑपरेटर बैठे थे। फोन लाइनों पर पूरी तैयारी थी, लेकिन दोपहर तक केवल 3 कॉल आए। एक ने सिर्फ गाली दी, दूसरे ने मजाक उड़ाया और तीसरे ने नाम बताए बिना फोन काट दिया। टीम के चेहरों पर निराशा थी। मैंने बस इतना कहा, डर की जड़ें इतनी गहरी हैं कि पहले दिन ये आना ही बड़ी बात है। रुको, देखना, यही बीज पेड़ बनेगा। दूसरे दिन 10 कॉल आए। उनमें से एक कॉल ने मेरा दिल हिला दिया। एक महिला रोती हुई आवाज में बोली, मेरे पति ने आत्महत्या करने से पहले एक डायरी लिखी थी। उसमें लिखा था कि दरोगा रघुवीर ने हर महीने उससे हफ्ता मांगा। वह डायरी अब तक मेरे तकिए के नीचे दबाकर रखी थी। मैं डरती थी कि अगर इसे किसी को दिखाया तो मेरा बेटा भी मारा जाएगा, लेकिन अब मैं आपको दे रही हूं। मैंने तुरंत उसकी लोकेशन नोट की और अगले ही दिन टीम भेजकर डायरी को सुरक्षित रख लिया। तीसरे दिन दोपहर को एक फोन आया। दूसरी तरफ से एक नन्ही सी बच्ची की आवाज थी। वह हकलाते हुए बोली, मेरे पापा कहते थे पुलिस वाले भगवान होते हैं, पर भगवान ने ही हमारे घर को जला दिया। मेरे पापा अब नहीं हैं। उसके बाद लाइन कट गई। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। सबकी आंखें भर आईं। मैंने धीरे से कहा, यह लड़ाई सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है, यह लड़ाई टूटे हुए भरोसे के खिलाफ है। हमें यह भरोसा लौटाना होगा। कुछ ही दिनों में हेल्पलाइन पर सैकड़ों कॉल आने लगे। हर कॉल अपने आप में एक सबूत था, एक चीख थी। मैंने तय किया कि अब हमें इन्हें सिर्फ फाइलों में नहीं रखना, इन्हें जनता के सामने लाना होगा। मैंने शहर के बीचों बीच एक बड़ी जनसभा बुलाई। मंच सादा था, न बैनर न पोस्टर, सिर्फ एक माइक और मेरे सामने बैठी भीड़। मैंने भीड़ से कहा, यह मंच मेरा नहीं है, यह मंच आपका है। आप बोलिए, आपकी आवाज आज दर्ज होगी। पहले कुछ देर कोई नहीं उठा। फिर धीरे धीरे एक बुजुर्ग आदमी खड़ा हुआ। उसकी आवाज कांप रही थी। मेरे बेटे को थाने में पीट पीट कर मार दिया गया था। मैंने शिकायत लिखवाने की कोशिश की, पर किसी ने नहीं सुनी। आज मैं बोल रहा हूं। उसके बाद एक लोग उठने लगे। एक महिला ने अपने पति की आत्महत्या की चिट्ठी पढ़ी। एक नौजवान ने बताया कैसे उसकी दुकान जलाकर राख कर दी गई। उस दिन कुल 72 लोग गवाही देने के लिए खड़े हुए। उनमें से 31 नाम सामने आए, पुलिस वालों, अधिकारियों और उन दलालों के जिन्होंने इस पूरे खेल को जिंदा रखा था। यह सिर्फ गवाहियां नहीं थीं, यह जनता की जंजीरों का टूटना था। उस रात जब मैं दफ्तर लौटी तो मुझे ऐसा लगा जैसे शहर की दीवारों में दरारें पड़ गई हों। डर की दीवार धीरे धीरे गिर रही थी। मैंने अपनी डायरी में लिखा,
आज पहली बार शहर ने बोलना शुरू किया है। सच की आवाज भीड़ की आवाज से अलग होती है। वह धीमी होती है लेकिन गहरी होती है। यह गहराई ही अब सिस्टम को हिलाएगी। जनसभा के बाद शहर का माहौल बदल गया था। पहले जो लोग खामोश रहते थे अब धीरे धीरे फुसफुसाकर ही सही लेकिन सच बोलने लगे थे। लेकिन मेरे लिए यह केवल शुरुआत थी। जिन नामों का खुलासा गवाहियों में हुआ था उनमें से कई स्थानीय स्तर के लोग थे। दरोगा, छोटे अफसर, वसूली करने वाले। मुझे मालूम था कि असली जड़ अभी भी छिपी हुई है। यह पूरा नेटवर्क बिना किसी बड़े दिमाग और पैसों की सप्लाई के जिंदा नहीं रह सकता था। मैंने अपनी टीम को 2 हिस्सों में बांटा। पहला हिस्सा उन 31 नामों की जांच में लगा और दूसरा हिस्सा मेरी अगुवाई में उन पैसों के पीछे गया जिनसे यह पूरा खेल चल रहा था। मैंने कहा, पैसा कभी छिपता नहीं, वह हमेशा अपने रास्ते पर निशान छोड़ जाता है। हमें वही निशान पकड़ने हैं। हफ्ते भर की गुप्त जांच के बाद सामने आया कि कई वसूली के पैसे और हथियारों की खरीदारी का हिसाब सीधे एक एनजीओ के अकाउंट में जाता है। नाम था शक्ति फाउंडेशन। कागजों पर यह एनजीओ गरीब बच्चों की पढ़ाई, विधवाओं की मदद और समाज सेवा के काम करता था। लेकिन अंदर से यह नेटवर्क का असली पेट्रोल पंप था। शक्ति फाउंडेशन का चेहरा था करण शेखावत। बाहर से वह एक अमीर कारोबारी, बड़े बड़े समारोहों का आयोजक और समाज सेवी था। लेकिन गुप्त दुनिया में उसे के 9 कहा जाता था। क्यों के 9? इसका जवाब बाद में मिला। क्योंकि वह अपने 9 कुत्तों की टीम से सब संभालता था। ये 9 लोग उसके सबसे भरोसेमंद साथी थे जो अलग अलग शहरों में नेटवर्क चलाते थे। करण के बारे में जब मैंने पहली बार फाइल पढ़ी तो दिमाग सन्न रह गया। उसने पिछले 5 सालों में 50 से ज्यादा पुरस्कार लिए थे। कभी मुख्यमंत्री के हाथ से, कभी गवर्नर के हाथ से। तस्वीरों में वह मुस्कुराता दिखता था, सफेद कुर्ते में, हाथ जोड़कर। लेकिन पर्दे के पीछे वह लोगों को धमकी देकर पैसे वसूलता था, नेताओं को ब्लैकमेल करता था और पुलिस वालों को अपनी जेब में रखता था। मुझे मालूम था ऐसे आदमी को सीधे पकड़ना आसान नहीं होगा। उसकी सुरक्षा मजबूत थी और उसके पास इतनी ताकत थी कि वह पल भर में सबूत मिटा सकता था। मैंने अपनी टीम से कहा, हम सीधे वार नहीं करेंगे, हम उसे खुद अपने जाल में खींचेंगे। योजना बनाई गई। शहर के पत्रकारों के जरिए हमने खबर फैलवाई कि डीएम ऑफिस के पास करण शेखावत के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। यह खबर धीरे धीरे पूरे शहर में फैल गई। मुझे यकीन था कि यह खबर करण तक भी पहुंचेगी। हुआ भी वैसा ही। करण बेचैन हो गया। उसने सबसे पहले शक्ति फाउंडेशन के सारे ऑफिस बंद करवाए। उसके बाद अपने 9 खास लोगों को एक एक कर दूसरे शहरों में भेज दिया। लेकिन इसी अफरा तफरी में उसकी एक बड़ी गलती हो गई। शहर के भीतर डेटा लीक हो गया। एक अज्ञात मेल मेरे पास आया जिसमें करण और उसके साथियों की रिकॉर्डिंग थी। उस ऑडियो में करण खुद कह रहा था, इस शहर से हमने जितना चाहा खून निकाला। अगर डीएम ने ज्यादा दिमाग लगाया तो उसे भी खत्म कर देंगे। यह ऑडियो मेरे लिए सोने से भी कीमती था। मैंने तुरंत उसे प्रेस तक पहुंचने दिया। अगले ही दिन पूरा शहर उस आवाज को सुन रहा था। लोग हैरान थे कि वही आदमी जो समाज सेवा के नाम पर दान करता था, असल में मौत का सौदागर निकला। करण के खिलाफ वारंट जारी हो गया, लेकिन जैसे ही पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए पहुंची, वह पहले ही भाग चुका था। उसकी गाड़ी आखिरी बार शहर से बाहर निकलते हुए एक टोल प्लाजा पर देखी गई थी। उस रात मैंने अपनी डायरी में लिखा, आज पहली बार जनता को असली चेहरा दिखा। लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी है, क्योंकि करण भाग चुका है और जब तक वह पकड़ा नहीं जाता, यह शहर चैन की नींद नहीं सो पाएगा। करण शेखावत के खिलाफ वारंट जारी हो चुका था, लेकिन वह शहर से भाग निकला था। पुलिस और इंटेलिजेंस दोनों की नजरें उस पर थीं। शहर में माहौल बदला हुआ था। लोग पहली बार यह महसूस कर रहे थे कि कानून सचमुच उनके साथ खड़ा हो सकता है। लेकिन जब तक करण गिरफ्त से बाहर था, हर चेहरे पर कहीं न कहीं डर बाकी था। 3 दिन बीत गए। करण की कोई ठोस लोकेशन नहीं मिली। तभी इंटेलिजेंस से एक कॉल आया, मैडम, करण नेपाल बॉर्डर से निकलने की कोशिश करेगा। उसके दस्तावेज तैयार हो चुके हैं, नकली पासपोर्ट भी। समय बहुत कम है। मैंने तुरंत अपनी टीम को अलर्ट किया।
नेपाल बॉर्डर की ओर जाने वाली सभी चेक पोस्ट्स पर नाकाबंदी कर दी गई। हर ट्रक, हर जीप, हर बस की जांच होने लगी। रात गहरी हो रही थी, तभी बॉर्डर के पास एक काली एसयूवी दिखी। गाड़ी की खिड़कियां काली फिल्म से ढकी हुई थीं। गाड़ी रोकने का इशारा हुआ, लेकिन ड्राइवर ने तेजी से बैरियर तोड़ने की कोशिश की। पुलिस ने पीछा किया। कुछ किलोमीटर तक पीछा चलता रहा और आखिरकार गाड़ी घेर ली गई। दरवाजा खुला और बाहर उतरा करण शेखावत। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बल्कि वही ठंडी मुस्कान थी जो मैंने मंत्री की गिरफ्तारी के वक्त देखी थी। उसने कहा, डीएम साहिबा ने सोचा कि खेल खत्म हो गया, असली खेल तो अब शुरू होगा। उसके इन शब्दों ने मेरे अंदर सिहरन पैदा कर दी, लेकिन चेहरे पर मैंने कोई भाव नहीं आने दिया। करण को गिरफ्तार कर लिया गया। खबर पूरे शहर में फैल गई। लोग सड़कों पर निकल आए। हजारों लोग नारे लगाने लगे, न्याय हो गया, न्याय हो गया। ये पहली बार था जब जनता ने कानून को अपने पक्ष में खड़ा महसूस किया। भीड़ के बीच मैंने माइक उठाया और कहा, यह जीत मेरी नहीं, हम सबकी है। यह लड़ाई तभी पूरी होगी जब कोई भी आदमी डर कर चुप न रहे। उस दिन सुनील को बहादुरी के लिए अवार्ड दिया गया। रमेश, जिसकी दुकान जला दी गई थी, उसे सरकारी नौकरी और इलाज का खर्चा मिला। मैंने आदेश दिया कि स्कूलों में सत्य की कहानी नाम का कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें बच्चों को सिखाया जाएगा कि सच बोलना सबसे बड़ा साहस है। लेकिन लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई। उसी शाम इंटेलिजेंस से फिर कॉल आया। अधिकारी की आवाज गंभीर थी। मैडम, करण ने पूछताछ के दौरान एक नाम लिया है, कोड नेम U42। ये शख्स सिर्फ इस शहर में नहीं, बल्कि 4 और शहरों में ऐसा ही नेटवर्क चला रहा है। रघुवीर और करण तो मोहरे थे, असली खिलाड़ी वही है। मैंने नक्शा मेज पर फैलाया, 4 शहर चिन्हित किए। मेरी टीम खामोश खड़ी थी। मैंने उनकी ओर देखा और कहा, अब लड़ाई सिर्फ हमारे शहर की नहीं है, यह 4 शहरों की लड़ाई होगी। और यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यह तो बस शुरुआत है। उस रात मैंने अपनी डायरी में आखिरी पंक्ति लिखी, जब तक U42 सामने नहीं आएगा, मेरी लड़ाई अधूरी है। करण गिर चुका है, लेकिन पर्दे के पीछे बैठा शख्स अब भी खेल रहा है। और मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक उसकी आखिरी चाल भी टूट न जाए।